नमस्कार साथियों, आपको याद होगा कि हमने हनुमान चालीसा के पहले शब्द श्री गुरु की व्याख्या में एक विराट पुरुष की बात की थी। सोचिए कि क्या ये विराट पुरुष वही हैं जिनके बारे में श्रुति कहती है योसा वसो पुरुषः सोहम अस्मि, कि यह जो वह है वह परम पुरुष मैं वही हूं। परम पुरुष व विराट पुरुष व काल पुरुष, उसे क्या एक छोटी सी इतिहास धारा में बांधा जा सकना वैज्ञानिक होगा? यह ऋग्वेद का सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, यह भागवत का वैराजः पुरुषो यौसो भगवान धारणाश्रयः, क्या ऐसी किसी परम सत्ता की ओर इशारा करते हैं जिन्हें अथर्ववेद भी कालो अश्वो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजरो कहता है? और वो रज क्या है जिसकी चर्चा तुलसी हनुमान चालीसा में शुरुआत में ही कर रहे थे? क्या ये वही है जिसे वेदों में बार बार कृष्णा रजांसी कहा गया है? यह कृष्णा रजांसी तत्व क्या है? यह कृष्ण रज जो सूर्य संग समस्त पिंडों में फैली है। ऋग्वेद में सूर्य के सिलसिले में कृष्ण रज की चर्चा कई जगहों पर मिलती है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानः एवं कृष्णा रजांसी तविशीम दधानः, ये सब रज की चर्चाएं हैं। यही सूर्य हनुमान के गुरु हैं, वही मूल सत्ता हमारी परम गुरु है। फिर दूसरी बात दर्पण की है जो तुलसी ने की थी, उसी को क्या अद्वैत वेदांत ने विश्व की परिदृश्यमान सत्ता कहा, उसे ही माया बताया। भागवत का स्पष्ट कथन है कि जो वस्तु न होने पर भी प्रतीत होता है वह प्रतिबिंब एक आभास ही तो है। तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। आचार्य अमलानंद ने ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्य दर्पण में इसी सिद्धांत की व्याख्या की है। एक कालावच्छिन्न अनेकाकारता परम सत्ता की माया सबलता के बिना कैसे सिद्ध हो सकती है? एकस्यानेक मूर्तित्वम युगपत परमात्मनः सच्चिदानंद रूपस्य सिद्ध्येन मायामृते कथम। बिंब की सत्ता से पृथक प्रतिबिंब की सत्ता कैसे हो सकती है? अतः परम आत्मा का प्रतिबिंब होने के कारण जीव की पृथक सत्ता नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म है। बिंब सत्ताम वर्जित्वा प्रतिबिंबो न विद्यते ब्रह्मणः प्रतिबिंबत्वाजीवो ब्रह्मैव नापरः। यही बात आचार्य गौड़पाद ने भी की थी जब वे प्रतिबिंब भूत जगत की प्रातिभासिक सत्ता की बात कर रहे थे। क्या उसे जानने के लिए बुद्धि की परम आवश्यकता नहीं है? क्यों तुलसी को बुद्धिहीन होना सबसे पहले याद आता है? दर्पण में तो तन पहले दिखता है, पर इस प्रतिबिंब भूत सत्ता, इस प्रातिभासिक सत्ता के लिए तो बुद्धि पहले चाहिए। बोधस्य पौरुषेय फलम। अद्वैत वेदांत के हिसाब से चलें तो मनुष्य के अंदर जगत की सत्ता सिर्फ प्रतिबिंब है, मुकुर में दिखने वाले नगर की तरह। विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। और वैज्ञानिक रूप से भी इन दोनों दर्पण में मौजूद प्रतिबिंब विश्व की बात हो रही है, लुकिंग ग्लास यूनिवर्स की। अब यह सिर्फ ल्यूइस कैरोल की थ्रू द लुकिंग ग्लास की बात नहीं रह गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, अरविंद श्रोडिंगर सब इस विश्व मॉडल की बात करते हैं। डी बोम का भी यही कहना है और भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध थॉमस कोहन का भी यही कहना। वह थोड़ी देखा जा रहा है जो है, देखी तो उसकी छाया ही जा रही है। यथार्थ की रिवर्स इमेज, उस सत्ता को पकड़ने के लिए आंख से ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। लुकिंग ग्लास यूनिवर्स द इमर्जिंग साइंस ऑफ होलनेस पुस्तक में जॉन पी ब्रिग्स और एफ डेविड पीट इसे पूर्णता का विज्ञान कहते हैं। इसलिए मेटाफिजिक्स में फिजिक्स तो है ही, क्योंकि वह विज्ञान घन परम सत्ता है। विज्ञान ही ब्रह्म है, यह समस्त जगत विज्ञान से ही पैदा होता है, उससे ही इसका सत्तात्मक स्वरूप है। आखिरकार उसमें ही यह लय हो जाता है। अतः विज्ञान ही ब्रह्म है, यह तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयंत भी संविशन्ति। और उस विज्ञान के लिए बुद्धि भी होना। इसलिए बुद्धिहीनता की चिंता तुलसी पहले करते हैं। वे उस पुरुष का अर्थ जानना चाहते हैं, उनका वही पुरुषार्थ है। जब वे करेंगे तब जो दायकु फलचारी वाला पुरुषार्थ सिद्ध होगा। यह बुद्धि इसलिए कि यह विश्व जड़ नहीं है, चैतन्य है। और सर आर्थर एडिंगटन तो भौतिकविद हैं, उनका तो निष्कर्ष है कि द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज माइंड स्टफ। दूसरे वैज्ञानिक हैं सर जेम्स जीन्स, वो कहते हैं कि द यूनिवर्स लुक्स लेस एंड लेस लाइक अ ग्रेट मशीन एंड मोर लाइक अ ग्रेट थॉट। मैं सब वैज्ञानिकों के ही नाम ले रहा हूं। जे सरफेटी का जो कहते हैं कि इन माई ओपिनियन द क्वांटम प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स माइंड इन एन एसेंशियल वे, माइंड क्रिएट्स मैटर। तब तुलसी भी बुद्धि की ही बात पहले करेंगे
और पवन कुमार का भी स्मरण करेंगे जो ज्ञान नामक अग्रगण्यम है। प्रणाम।